हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। और हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में दोनों में ही फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक टॉपिक है। ठीक है, इस सिलेबस में है हमारे, तो इसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आज की वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म भर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देखिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमारे तीन ये आती हैं, जैसे पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। ठीक है, ये पोइट्री, प्रोज और ड्रामा जो है ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आते हैं। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं अपनी पोइट्री को। पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पोइट्री दो भागों में बांटी गई है। नंबर 1 सब्जेक्टिव और पर्सनल पोइट्री, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री। देखिए, पोइट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव को इम्पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं। अब हमारा पहला ले लेते हैं हम सब्जेक्टिव पोइट्री। देखिए, सब्जेक्टिव पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 फॉर्म्स। अब सब्जेक्टिव पोइट्री की भी कुछ फॉर्म्स हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री भी कई पार्ट्स में डिवाइड की गई है। देखिए, पोइट्री दो टाइप की होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब हम पहले ले लेते हैं सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव के भी 6 फॉर्म्स हैं, मतलब सब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत 6 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक लिरिक, सोनेट, एलेजी, ऑड, सॉन्ग और हिम। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव पोइट्री हैज़ 4 फॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव पोइट्री हैज़ 4 फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव के? एपिक होता है, बैलेड, नरेटिव पोयम एंड डेस्क्रिप्टिव पोयम। ठीक है। देखिए, एक बार और समझ लें। पोइट्री दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब सब्जेक्टिव के 6 पार्ट्स हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत लिरिक्स, सोनेट, इलेजी, ऑड, सॉन्ग और हिम आते हैं। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत एपिक, बैलेड, नैरेटिव पोइट्री एंड डेस्क्रिप्टिव पोइट्री आती है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं सोनेट। सोनेट कौन सी पोइट्री की कैटेगरी में आती है? सब्जेक्टिव पोइट्री की कैटेगरी में। ठीक, अब हमने सोनेट लिया। अब सोनेट को देखते हैं। पेट्रार्चन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। जो पेट्रार्कन है, एक इटालियन फिलोसफर थे जो, उन्हें सोनेट का फादर कहा जाता है। सोनेट 14 लाइन्स शॉर्ट राइमिंग पोयम। जो 14 लाइन की पोयम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। सोनेट इज इन्वेंटेड बाय दांते बाय 13th और 14th सेंचुरी। सोनेट इज इन्वेंटेड, सोनेट का आविष्कार किया गया है बाय दांते के द्वारा, बाय 13th और 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में। ठीक। फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो एक इटालियन फिलोसफर थे, नेम्ड सोनेट पेट्रार्कन सोनेट। जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क एक इटालियन फिलोसफर थे, उन्होंने सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट रखा अपने नाम के ऊपर। ठीक है। सोनेट इज ऑफ 2 काइंड्स। सोनेट 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेट्रार्कन थे वो एक इटालियन फिलोसफर थे और उन्होंने अपने नाम के ऊपर इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहा। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, जो इंग्लिश सोनेट है उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी
वो अपनी सोनेट्स के लिए, अपने ड्रामास के लिए, अपनी ट्रेजिडीज़ कॉमेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ही इज़ अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं इटालियन सोनेट। मैंने आपको बताया है कि सोनेट इज़ ऑफ टू काइंड्स, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट्स भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट हैज़ टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट मतलब जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। मतलब एक 14 लाइन की पोयम होती है और उस पोयम की लाइंस में 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। Octave consists of first 8 lines and sestet of the last 6 lines. Octave consists of first 8 lines, जो हमारी 14 लाइन की पोयम हुई उसकी जो शुरू की 8 लाइन्स है वो ऑक्टेव कहलाती है, एंड सेस्टेट ऑफ द लास्ट 6 लाइन्स, और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं वो सेस्टेट कहलाती है। ठीक है, जो एक बार और समझ लें, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट्स में ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं। शुरू की 8 लाइन आपकी ऑक्टेव कहलाती हैं और लास्ट की 6 लाइन्स आपकी सेस्टेट कहलाती हैं। इट्स राइम स्कीम इज ए बी बी ए सी डी ई है। इसकी राइमिंग मतलब तुकांत क्या है इसमें, ए बी बी ए सी डी ई। आपकी जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखवाया है 12th क्लास वालों के लिए। अगर किसी को इस सेंट्रल आइडिया की ज़रूरत हो तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। सेंट्रल आइडिया बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाया गया है, एक बार वीडियो को देखते ही आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ एन इटालियन सोनेट। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पोयम है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, वो एक इटालियन सोनेट के अंतर्गत आती है। मतलब उसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट है, शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट की 6 लाइन्स उसकी सेस्टेट। और इसमें तुकांत क्या है, आई मीन टू से राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए सी डी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट। हमारी इटालियन सोनेट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। शेक्सपियरियन सोनेट देख लीजिए। शेक्सपियरियन सोनेट्स हैज़ 3 क्वार्टेंस, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड अ कपलेट। देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट में भी 14 लाइन्स ही होती हैं और इटालियन सोनेट में भी 14 लाइन्स ही होती हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, जो इटालियन सोनेट है उसमें शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव कहलाती है और लास्ट की 6 लाइन जो हैं वो सेस्टेट कहलाती हैं। और इसकी राइमिंग क्या है, ए बी बी ए सी डी है ना। और इसके अपोजिट देख लीजिए शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट के 3 क्वार्टेंस होते हैं, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच। तीनों जो 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, ठीक है, और एक कपलेट, और लास्ट में 2 लाइन का एक स्टेंजा होता है। 4 या 12 और 2 14। ठीक है, इट्स राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ जी। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए, मैं आपको शेक्सपियरियन सोनेट एंड इटालियन सोनेट्स दोनों के बारे में बता चुकी हूँ। अब हमारा सोनेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट आता है लिरिक। लिरिक जो है एक लायर वर्ड है, इसी से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ म्यूजिकल एंड रिथमिकल नेचर एक्सप्रेसिंग डायरेक्टली द पोएट्स ऑन फीलिंग्स। लिरिक एक छोटी पोएम होती है ऑफ म्यूजिकल एंड रिथमिकल नेचर, जिसका नेचर म्यूजिकल और रिथमिकल होता है, एक्सप्रेसिंग डायरेक्टली द पोएट्स ऑन फीलिंग्स, और एक्सप्रेसिंग
और प्रकट करती है डायरेक्टली, सीधे तौर पर, द पोइट्स ऑन फीलिंग, कवि की खुद की फीलिंग्स, भावनाएं। देखिए जो पोएम 14 लाइन की होती है, ठीक है, वो वाली पोएम क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। और उसमें मैंने ऑक्टेव सेस्टेट वाला और 3 क्वार्टेंस शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, एक कपलेट, इस तरह की क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं। सेम ऐसे ही हमारी लिरिक होती है। लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है और इसमें पोइट की खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। A poem that expresses the thoughts and feelings of the poet is called lyrical poem। जिस पोएम में कवि की खुद की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं वो पोएम लिरिकल पोएम कहलाती है। जैसे कि कौन कौन सी पोएम लिरिकल पोएम है? जैसे स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन या नेपल्स, जो पीबी शैली ने राइट की है। एक पोएम है जिसका नाम स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन या नेपल्स है। ये पहले 12th क्लास के सिलेबस में थी, अभी इसको हटा दिया गया है। तो ये एक लिरिकल पोएम थी। नाइटिंगेल लिरिकल पोएम है जिसको रॉबर्ट ब्रिज ने राइट किया है। द ट्री विटी, ये 12th क्लास के सिलेबस में अभी भी है, जिसको थॉमस कैरी ने लिखा है। इसका मैंने आपको सेंट्रल आइडिया और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अपनी वीडियो में समझाई है। अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और कैजी रेनेटरी, ये भी एक लिरिकल पोएम है, ठीक है। ऑल अबाउट द मोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लिरिक, ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं ये पोएम्स, ठीक है, ये सारी लिरिकल पोएम्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है ओड। ओड क्या होता है? देखिए, ओड इज अ राइम्ड लिरिक। इट्स लेंथी लिरिक पोएम टाइपिकली ऑफ a serious or meditative nature and having an elevated style. Ode is a rhymed lyric. It's a lengthy lyric poem typically of a serious or meditative nature and having an elevated style of and formal stanza structure, ठीक है। ओड जो है एक राइम्ड लिरिक होती है, ये भी एक लिरिक होती है, एक राइम्ड होती है, मतलब इसमें तुकांत होती है। मेडिटेटिव और सीरियस होती है नेचर में, एंड हैविंग एन एलिवेटेड स्टाइल एंड फॉर्मल स्टेंजा स्ट्रक्चर, और इसका जो स्टाइल और स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है। ओड टू द वेस्ट वाइंड, जो पीबी शैली ने राइट की है, ये एक ओड है। ओड टू ए नाइटिंगेल, ये भी कीट्स ने लिखी है, ये भी एक ओड है। अब हमारे आता है एलेजी। एलेजी क्या होती है? एलेजी इट्स रिटन टू द डेथ ऑफ someone dear to the poet। एलिजी एक ऐसी पोएम है जब पोइट किसी पोएम में अपने दुख को व्यक्त करता है, किसी उसके जो बहुत करीबी होता है उसकी डेथ को, समवन डेथ टू द पोइट, ठीक है। जब पोइट किसी की डेथ को व्यक्त करता है अपने लफ्ज़ों में तो वो पोएम एलिजी होती है। एलिजी इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक, ये लिरिक का एक स्पेशल काइंड होता है। देखिए लिरिक एक तो लिरिकल पोएम हुई, ओड भी एक लिरिकल पोएम होती है जो राइम्ड होती है, और जो एलिजी होती है ये भी स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक है। इसमें किसी मरे हुए व्यक्ति के दुख को व्यक्त किया जाता है, पोइट अपने लफ्ज़ों में उस दुख को व्यक्त करता है। It's a song of lament and mourning on the death of someone dear to the poet। It's a song of lament, ये एक दुख का गीत होता है, and mourning on the death of someone, और दुख का विचार व्यक्त करता है on the death, मृत्यु पर, of someone, किसी की, dear to the poet, जो प्रिय होता है कवि को। ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है। इसका पोइट कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। इन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, इनकी डेथ को व्यक्त किया है। ये एक एलिजी है। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो एक पोएम थी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, 12th क्लास में थी।
जो गिरे ने लिखी थी। ये भी एक एलिजी है। इसमें उन सभी ग्रामीणों के बारे में उनकी डेथ को व्यक्त किया गया है जो मतलब अपनी सारी खूबियों को बिना दर्शाए अपनी कब्रों में सो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को अपनी मौत के साथ ले जाते हैं, उनको इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपने टैलेंट को शो कर सके। नेक्स्ट है डॉवर बीच। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। ये भी एक एलिजी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव पोइट्री। ये एक रिफ्लेक्टिव पोइट्री की एक फॉर्म है। अब हमारा आता है हिम। हिम इज़ ए लिरिक एक्सप्रेसिंग रिलीजियस इमोशंस। ये एक एक्सप्रेसिंग रिलीजियस इमोशंस होती हैं, हिम जो होता है। अब आता है हमारा एपिक। देखिए एपिक क्या होता है। एपिक इज़ अ लेंथी नैरेटिव पोएम। ये एक नैरेटिव पोएम होती है। एपिक इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल बुक्स और कैंटोस। एपिक इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम। एपिक एक बहुत बड़ी कविता होती है। कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल बुक्स, जिसमें बहुत सारी बुक्स कंसिस्ट होती हैं, और कैंटोस। इट डील्स विद द लाइफ ऑफ नेशनल हीरो और हीरोइन। इसमें किसी हीरो या हीरोइन की लाइफ को डील किया जाता है। मतलब किसी, जैसे एक मूवी होती है उसमें हीरो हीरोइन की स्टोरी होती है, जस्ट ऐसे ही एपिक में भी किसी हीरो या हीरोइन की लाइफ को डील किया जाता है। इट्स अ डाइड एंड इवेंट सिग्निफिकेंट टू ए कल्चर और अ नेशन। एग्जाम्पल्स देख लीजिए एपिक कौन कौन से एपिक्स हैं जो मोस्ट है। बेस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ यूरोप। देखिए पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। पैराडाइज रीगेंड, इलियड एंड ओडिसी, ये होमर ग्रीक पोइट थे, उन्होंने लिखी है। एनिड वर्गिल ने लिखी है। ला डिवाइन कॉमेडिया दांते ने लिखी है। एंशिएंट इंडिया में रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, ये भी एक एपिक है। महाभारत ये भी एक एपिक है जो व्यास ने लिखी है। द लाइट ऑफ एशिया एडविन आर्नल्ड ने लिखी है, एपिक है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। आपको बता दें कि शाहनामा फिरदौसी का लिखा हुआ एक एपिक है। फिरदौसी इज़ द बेस्ट एपिक ऑफ पर्शिया, और शाहनामा पर्शिया का, पारसी भाषा का एक सबसे अच्छा एपिक है, महाकाव्य है। अब देख लीजिए बैलेड। देखिए बैलेड क्या है। बैलेड इज़ अ सिंपल spirited poem in short stanzas in which some popular story is narrated. बैलेड एक साधारण उत्साहपूर्ण एक कविता होती है जो शॉर्ट स्टेंजाज होते हैं, मतलब जिसमें जो स्टेंजा होते हैं पैराग्राफ वो छोटे छोटे होते हैं। इन विच सम पॉपुलर स्टोरीज नरेटेड, जिनमें कुछ पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध, स्टोरी मीन्स कहानी, जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी को नरेट किया जाता है। बैलेड वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिल एज। जो बैलेड हैं ये मिडिल एज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। द रोमांटिक पोइट ऑफ 19th century रिवाइव्ड द ट्रेडिशनल बैलेड। द रोमांटिक पोइट ऑफ 19th century 19वीं शताब्दी के रोमांटिक पोइट्स ने रिवाइव्ड, पुनर्जीवित किया द ट्रेडिशनल बैलेड राइटिंग, ट्रेडिशनल बैलेड राइटिंग को। देखिए बैलेड इज रिलेटेड फोक ट्रेडिशन। जो बैलेड है वो फोक ट्रेडिशन से रिलेटेड है। बैलेड इज ऑब्जेक्टिव। बैलेड पोएम जो होती है वो एक ऑब्जेक्टिव होती है। बैलेड ड्राइव्ड फ्रॉम द मेडिवल फ्रेंच कैंसन। बैलेड ड्राइव्ड लिया गया है फ्रॉम द मेडिवल मध्यकालीन फ्रेंच चैंसन से। ए बैलेड कैन बी ड्रामेटिक, फनी और रोमांटिक। एक बैलेड ड्रामेटिक भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है और एक रोमांटिक भी हो सकती है।
The composition of ballad began in the European folk tradition, in many cases accompanied by musical instrument. The composition of ballad का लिखना began शुरू हुआ in the European folk tradition में, in many cases accompanied by musical instrument, बहुत सारे musical instrument के साथ. Their subject matter deals with religious themes, love, tragedy, domestic crimes and sometimes even political propaganda. इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डील्स विद रिलीजियस थीम्स, या तो इसमें रिलीजियस थीम्स होते हैं, लव होता है, प्रेम होता है, ट्रेजिडी दुखांत होता है, डोमेस्टिक क्राइम्स घरेलू झगड़े होते हैं, क्राइम्स घरेलू अपराध, एंड समटाइम्स इवन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और कभी कभी राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी होता है. Ballad began to make their way into prime 15th century England. जो ballad है वो 15th century इंग्लैंड में अपना रास्ता इसने शुरू किया. 19th century poet wrote numerous poem ballad. 19th century poets ने जो 19वीं शताब्दी के कवि थे उन्होंने बहुत सारे ballads लिखे. The Ballad of Chevy Chase, जो Ballad of Chevy Chase, बैलेड ऑफ शेवी केस मेडिवल बैलेड है. द ला बेल डैम सेंस मर्सी, ये भी एक बैलेड है, ये मॉडर्न में आता है, ये इसको जॉन कीट्स ने लिखा है. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये 19th सेंचुरी में लिखा गया है, जिसको एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है. थॉमस पर्सी एंड W.T.B. यीट्स व फेमस बैलेड राइटर. थॉमस पर्सी एंड विलियम बटलर येट्स वर फेमस बैलेड राइटर. जो अगर आपको आ जाए कि किसी फेमस बैलेड राइटर का नाम लिखिए तो थॉमस पर्सी और W.B. येट्स यानी कि विलियम बटलर येट्स और फेमस बैलेड राइटर, बहुत प्रसिद्ध बैलेड राइटर थे. सम फेमस बैलेड्स एंड देयर पोइट्स पोएम. देखिए कुछ बैलेड्स के नाम बता रही हूँ मैं आपको और उनके पोइट्स के नाम. ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, शेक्सपियर ने बैलेड लिखा है. ए बैलेड ऑफ वाइट हाउस, ये कैस्टॉर्टन ने लिखा है. द प्रिंसेस, टेनिसन ने लिखा है. ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है एक बैलेड जिसका नाम है द प्रिंसेस. ए ट्विंकल इन हर आइज, अमजद मजीद ने लिखा है. द डिजर्टेड विलेज, ओलिवर गोल्ड. नेवर फॉर सोसाइटी, डिकिंसन. मास्क्स, एजरा पाउंड. A Ballad of the Red Earl, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. A Ballad of जैकी हिल, ये भी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. A Ballad of King Mercy, ये भी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. A Ballad of Death, स्विंग्सबर्न ने लिखा है. Heart Not So Heavy as Mine, ये एमिली डिकिंसन ने लिखा है. A Ballad of Reading Gaol, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है. The Soldier's Return, रॉबर्ट बर्न ने लिखा है. और ए बैलेड ऑफ फॉक्स हंटर, ये W.H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है. अब हमारा आता है नरेटिव पोइट्री. नरेटिव पोइट्री क्या होती है? देखिए, नरेटिव पोइट्री या नरेटिव पोएम. ए नरेटिव पोइट्री सिंपली मीन्स स्टोरी पोएम. जो नरेटिव पोएम होती है उसका साधारण तौर पर मतलब स्टोरी पोएम से होता है. नरेटिव पोएम are among the oldest form of literature. जो narrative poem है वो oldest form of literature के सबसे प्राचीन फॉर्म के अंतर्गत आती है. Before printing books, people would tell stories through narrative poem. जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, बुक्स छपती नहीं थी, उस टाइम पर क्या होता था कि लोग जो है अपनी कहानियों को नैरेटिव पोएम के ज़रिए कहते थे. बाय यूजिंग रिद्म, इसमें रिद्म यूज़ किया जाता था. राइम, तुकांत यूज़ किया जाता है. रिपीटेशन यूज़ किया जाता है. एंड विविड लैंग्वेज टू मेक देयर टेल्स ईजी टू रिमेंबर एंड शेयर. एंड विविड लैंग्वेज, और विविध लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था टू मेक देयर टेल्स ईजी, अपनी कहानियों को आसान बनाने के लिए. टू रिमेंबर, आसानी से याद करने के लिए. एंड शेयर, और आसानी से शेयर करने के लिए.
A narrative poem is that tells a story and has a plot. A narrative poem वह पोएम होती है जिस that tells a story जिसमें किसी कहानी को बताया जाता है and has a plot और उसमें एक प्लॉट भी होता है. It originated in oral tradition. ये oral tradition में originated की गई है. अब आता है हमारा descriptive poetry. It belongs to 16th, 17th and 18th century. जो हमारी डेस्क्रिप्टिव पोइट्री है वो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी से बिलोंग करती है. A descriptive poem is that contains large detail and description. एक डेस्क्रिप्टिव पोएम वो पोएम होती है जिसमें लार्ज डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें बहुत बड़ी कहानी होती है और वर्णन होता है. It is realistic and doesn't delve it into emotions and metaphor. It is realistic या realistic होती है and doesn't delve into the emotion and metaphor. ठीक है. Poetry developed out in oral tradition in culture across the world. Poetry developed विकसित करती है आउट इन ओरल ट्रेडिशन इन कल्चरल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में अपनी संस्कृति को. डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश पोएम्स वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच वर्जन. जो डेस्क्रिप्टिव पोएम्स होती हैं वो फ्रेंच वर्जन से इंस्पायर्ड की गई हैं. एंड अर्ली पोएम इंक्लूड्स बेन जॉनसन्स टू पेनशर्ट. और अर्ली पोएम्स में बेन जॉनसन की टू पेनशर्ट को इंक्लूड किया गया है. इन 1616 आउटस्क्रिप्ट पोइट्री कवर्स मैनी कॉमन सब्जेक्ट बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन. 16वीं शताब्दी की डेस्क्रिप्टिव पोइट्री में मैनी कॉमन सब्जेक्ट बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन, बहुत सारे सब्जेक्ट को कॉमन सब्जेक्ट्स को जो है कवर किया गया है, जिसमें नेचुरल एंड ह्यूमन फेमस है. अब देख लीजिए क्लासिसिज्म पोइट्री. क्लासिसिज्म पोइट्री क्या होती है? इट होल्ड्स द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ ब्यूटी दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. देखिए क्लासिसिज्म पोइट्री में होल्ड्स द प्रिंसिपल्स सिद्धांत को होता है एंड आइडियल्स और आदर्शों को ऑफ ब्यूटी सुंदरता के, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट, जो ग्रीक और रोमन आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक है. आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के. ठीक है, तो ये थे हमारे आज के फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. मैंने इसका पूरी डिटेल आपको बताई है. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री जो है प्रोज पोइट्री एंड ड्रामा आता है. प्रोज पोइट्री और ड्रामा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में तो मैंने पहले सबसे पोइट्री को लिया था. पोइट्री के मैंने बताए थे 2 पार्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव के 6 पार्ट और ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट. तो मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाकर बहुत अच्छे से कवर करवाया है, बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है. तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें. ठीक है, और बने रहिए आपके अपने चैनल गुल स्टडी पॉइंट के साथ. मैं लाती रहूँगी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी. तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम.